नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे साथ में डॉक्टर समीर भाटी हैं जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और लोगों को खास तौर पर अवेयर करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को उनकी हेल्थ के प्रति जागरूक करके। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर डॉक्टर समीर भाटी। यूँ तो हम लोगों की बहुत बार बातचीत होती रही है, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो पॉल्यूशन है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ये पॉल्यूशन आपकी बॉडी को कितना किस हद तक इफेक्ट कर सकता है? क्या इसके लिए भी कुछ टेस्ट है? जैसे पोल्यूशन की आपने बात करी तो ये हेड से लेके टो तक हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। कुछ हमारे ऑर्गन है जो डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं, जैसे कि हमारी आंखें हो गई, हमारी स्किन हो गया। तो इसके अंदर जैसे मौसम बदलता है, सर्दियों के अंदर हम देखें तो हमारी ड्राई आइज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आंखों के अंदर ईचिंग होना, इरिटेशन होना, और साथ के साथ जैसे हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, स्क्रीन का यूज़ ज़्यादा होता है, तो जो ब्लू लाइट है वो भी हमारी आंखों को और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आइज़ के लिए कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं वो आप यूज़ करते रहें। थोड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए आपने बात की कि हम कैसे टेक केयर करें इस बदलते हुए मौसम में, तो एक अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें। आमतौर पे जैसा देखा होगा कि सर्दियां होते ही, मौसम में बदलाव होते ही हम पानी कम लेते हैं, लिक्विड इंटेक कम रहते हैं। तो आपको प्यास लगने का वेट नहीं करना, लिक्विड इंटेक ठीक रखना है। पानी आप नहीं, पानी के साथ साथ और कई तरह के लिक्विड, जैसे आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नींबू पानी वगैरह, विटामिन सी जिसके अंदर होता है वो, लेमन वाटर, और आप ये सब ले सकते हैं। तो लिक्विड इंटेक आपका ठीक बना रहे। साथ के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेकंड पार्ट, स्किन जो हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है। तो अगर आप 2 व्हीलर वगैरह पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि हेलमेट का फ्लैप डाउन करके रखें। बाकी अगर हम वैसे ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं किसी भी तरह से, तो आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपनी आइज़ और स्किन का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप बाहर से अंदर जाते हैं तो आइज़ को एक बार वॉश ज़रूर कर लें, और साथ के साथ अपनी स्किन को भी ठीक तरीके से वॉश करें। तो ये 2-3 काम आप करेंगे तो आँखों को और अपनी स्किन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आइज और स्किन तो ऑब्वियसली मतलब ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अंदर की मशीनरी है, जो हमारे अंदर की फंक्शनिंग है, वो कैसे प्रॉपर वर्क करती है। सबसे पहले बात करते हैं दिल की। तो हमारा दिल कितना स्वस्थ है ये जानने के लिए हमें कौन से टेस्ट किस एज पर, किस स्टेज पर कराते रहना चाहिए और करा लेने चाहिए? देखिए, हार्ट का जैसा हम देख भी रहे हैं, यंग हार्ट अटैक की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट आप जैसा सुनते होंगे, देखते भी होंगे कि गरबा करते हुए या किसी भी तरह का कोई वर्कआउट करते हुए, एक ट्रेडमिल पे डांस करते हुए, जुम्बा करते हुए, ऐसे बहुत आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी इंसिडेंट बढ़ गए हैं। तो इसको लेके लोग थोड़े से कॉन्शियस भी है, चिंतित भी रहते हैं। हार्ट के लिए देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ बेसिक टेस्ट हम बात करते हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर जान लें, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए होते हैं, वो एक कारण बनता है आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लाक बनने का, और प्लाक की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल। दूसरा एक इसमें टेस्ट ज़रूरी है, इकोकार्डियोग्राफी, जिससे आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है, आपके हार्ट की मसल्स कैसी है। और एक उसके अलावा टेस्ट होता है सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिससे ये पता लग जाता है कि हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं है तो कितना % ब्लॉकेज है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना रैपिडली कराना चाहिए? फॉर एग्जांपल 1 साल में 1 बार कराएं, 6 महीने में 1 बार कराएं, ताकि आपको अपना हेल्थ स्टेटस पता लगता रहे, और इस तरह का कोई मिस हैपनिंग या कुछ इस तरह का इंसिडेंस आपके पास होने से पहले ही आप अलर्ट हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूजा, इसमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम पर्टिकुलरली कुछ एज कहा करते थे कि इस एज में आप हार्ट की बात करते हैं तो 60s में पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुआ करती थी, फिर 50s में, 40s में, अब तो इवन 30s के अंदर भी हम देख रहे हैं। तो एज तो नहीं रहा, बट हाँ, कितने टाइम में कराना है ये बहुत ज़रूरी है जानना। कई बार हम टेस्ट अपनी मर्जी से कराते हैं। बेटर है कि टेस्ट कराने से पहले आप हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिलें, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानेंगे, वो आपकी लाइफस्टाइल को जानेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो बताएंगे कि आपको कितने गैप के अंदर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक यूथ है जिनका सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जिनकी नींद ठीक नहीं है, जिनका वज़न भी ज़्यादा है, तो हो सकता है उनको थोड़ा और जल्दी टेस्ट कराने पड़े। उनका जो गैप है टेस्ट का वो और ज़्यादा रहे, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। और वैसे अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो एक बार 25 साल की उम्र में एक बार बेसलाइन अपने टेस्ट करा लें। फिर अगर देख रहे हैं टेस्ट में कुछ गड़बड़ है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप साल में एक बार तो ज़रूरी है आपको टेस्ट कराना। बट हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार डॉक्टर से संपर्क करके
उसके बाद आप अपने टेस्ट करें। अच्छा, मैं आगे टेस्ट की तरफ बढ़ूं। अब मैं ज़रा एक बार अपकमिंग जनरेशन पर बात करना चाहती हूँ। हम तो यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए तो ये क्राइटेरिया और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो जो अभी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को किस तरह की लाइफस्टाइल देनी चाहिए? जैसे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा जंक खाना भी से शुरू कर देते हैं, या शुगर के इंटेक की बात करते हैं, तो जो बच्चों को पसंद होता है हम वो खिलाना शुरू कर देते हैं। उनकी लाइफस्टाइल में हम अभी से वो कौन से चेंजेस करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन कम से कम अच्छी लाइफ उनको मिले? एटलीस्ट स्टार्टिंग में, अभी तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, मतलब हम कहते हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है, वो एक एज ग्रुप है 30s वाला। क्योंकि जब आप 25 से 30 साल की उम्र में होते हैं, उस टाइम आपके पास, आपकी अगर मैरिज हुई है तो आपके पास वो वाला प्रेशर है, आपके एल्डरली पेरेंट्स है उनका आपके ऊपर प्रेशर है, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वो वाला प्रेशर है। मतलब एक सैंडविच की तरह लाइफ रहती है, और उन लोगों के अंदर ही हम देखते हैं कि कई तरह की हेल्थ इश्यूज़ उनके अंदर, ख़ास तौर पे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ये देखी जाती है। और ये वाली जो एक एज होती है ना, जो 30s वाली, 25 से 30 साल की उम्र में, उस टाइम बॉडी इतना सिम्टम भी नहीं देती, क्योंकि आप बहुत यंग हैं और छोटे मोटे सिम्टम आते हैं उनको हम इग्नोर भी करते रहते हैं। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको पीरियोडिकली अपनी लाइफस्टाइल पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जैसे आपने बात किया कि ज़ेन, जो और भी हमारे यंग बच्चे हैं आजकल जो 20s के अंदर है, इनफैक्ट उनमें भी हम देखें तो उनमें भी आजकल प्री हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे, प्री डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़, और जब वो 25 की उम्र तक होते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपनी बेसिक स्क्रीनिंग कराते रहें, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये 2 तो ज़रूर करा लें। और जैसा कि बात कर ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसका जो मेन कल्प्रिट है वो आपका वेस्टर्न कल्चर, जब से हमने अडॉप्ट कर लिया कि बहुत ज़्यादा हम वेस्टर्न फूड की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें आपका किसी भी तरह का जंक फूड हो गया, फास्ट फूड, तो उसका इंटेक उनको कम रखने की ज़रूरत है। और एक्टिव लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि बच्चे गैजेट्स पे, स्क्रीन पे हमेशा लगे रहते हैं, मूवमेंट उनका ओवरऑल कम हो गया है। तो एक्सरसाइज, वॉक, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको ज़रूर इन्वॉल्व रहना चाहिए। आपका डाइट गड़बड़ हो रहा है, चलिए मान लिया, पर अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ठीक है तो काफ़ी हद तक वो कॉम्पनसेट हो जाता है। जी। अच्छा, लंग्स की फंक्शनिंग की बात करते हैं, क्योंकि आजकल तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट, मतलब आप स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जैसे मैं पढ़ रही थी कि 50 सिगरेट अगर आप पीते हैं उतना आप एक बार की सांस में आप इतना इनटेक कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से टेस्ट और क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए? देखिए, लंग्स की हमारी हेल्थ बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। जिस तरह का हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है, मतलब हम बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग के ऊपर काम करते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हम डीप ब्रीदिंग बहुत ही कम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक तो आपको रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर काम करते रहना चाहिए, जैसे प्राणायाम वगैरह हो गया, ये सब आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। साथ के साथ लंग्स के लिए कुछ आप बेसिक टेस्ट करा सकते हैं, कि जैसे क्योंकि हम एक पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, शहरों की बात करें तो आजकल सभी शहरों के अंदर जैसा आपने बात की कि आप अगर नॉन स्मोकर हैं तो भी आप 20 के करीब सिगरेट पी रहे हैं, तो एक अपना चेस्ट एक्सरे ज़रूर करा लें। उससे आपके लंग्स के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कोई और पैथोलॉजी डेवलप हो रही है कि नहीं, वो आपको पता लग जाता है। और बाकी लंग्स की बात करें तो देखिए, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आप पैसिव स्मोकर हैं या एक्टिव स्मोकर, आप खुद स्मोक कर रहे हैं या आपके सराउंडिंग में कोई स्मोक कर रहा है, तो उससे भी आपको उतना ही नुकसान है। दूसरा, जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है, ज़्यादातर देखते हैं, तो उस समय कोशिश करें आप मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। बाकी जितना हो सके अपने आप को वायरल इन्फेक्शन से, जो सीज़न चेंज होते हैं, उनसे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना। तो ये कुछ उपाय है जो आप अगर करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, और उसको आगे किसी भी तरह की जो लंग्स में होने वाली डिजीज़ है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट आजकल कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? हाँ, देखिए, जेनेटिक टेस्ट, आपको कुछ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देते हैं कि कैंसर होने की संभावनाएं कितनी है। कैंसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, पर आजकल जैसे गट हेल्थ के लिए भी कुछ जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं जो आपको बता देते हैं कि किस तरह का फूड आपके लिए सूटेबल है।
क्योंकि कई बार हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं कि हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, बट वो हमारे लिए ठीक नहीं, वो हमें सूट नहीं करता। आपने आमतौर पे लोगों को सुना होगा गट हेल्थ इश्यूज़, डाइजेस्टिव इश्यूज़ आमतौर पे सभी को रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा ब्लॉटिंग आम बात हो गई है, एसिडिटी आम बात हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह के टेस्ट आजकल हैं जो आपको ये बता देते हैं कि ये वाले फूड आपको एलिमिनेट करने हैं, मतलब अपनी डाइट में नहीं रखने हैं, और इस तरह का फूड आपके लिए उपयोगी है। पर जेनेटिक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद ही डिस्कवर करके देखें कि किस तरह का फूड खाना मेरे लिए सही है, जिससे मेरी गट हेल्थ ठीक रहती है। बट यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंसिपल काम करता है। अभी फ़िलहाल के टाइम में देखें तो हम जितना फूड इनटेक कम कर दें उतना ही बेहतर है, क्योंकि उतना हम बर्न नहीं करते, उतनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती। तो ओवरऑल आपका खाने का जो पोर्शन है वो कम होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ध्यान रखना है कि आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब अनाज, आपका चावल वगैरह ये सब आप कम रखें। मीठा आपको बहुत बहुत कम रखना है, बिकॉज स्वीट इंटेक एक मेन कल्प्रिट है आपके वज़न ज़्यादा बढ़ने का, आपका फैटी लिवर होने का, या और भी कई तरह के इवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी कारण है कि अगर आप मीठे का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। तो स्वीट इंटेक हमें कम से कम करना है। और जैसे ICMR की रिसर्च में ये पाया गया है कि भारतीय नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें नमक ज़्यादा नहीं खाना। जैसे टेबल सॉल्ट, हम सब्जी के अंदर नमक है, फिर हम ऊपर से भी डाल रहे हैं, फिर पापड़ ले रहे हैं, फिर अचार ले रहे हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। थैंक यू सो मच भारत 24 के दर्शकों को इतनी कीमती सुझाव देने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बड़े मददगार होंगे। अपनी हेल्थ को बहुत ही कीमती समझिए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपके पास में एक अच्छी हेल्थ है तो ही आपके पास पूरा जहान है, वरना आप इतनी मेहनत जिस ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, जब वो ज़िंदगी ही आपके पास नहीं बचेगी या वो अच्छी नहीं बचेगी तो आप वैसे भी नहीं जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।